अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। आइए डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। आम इंतखाबात में तारीख साज कामयाबी पर नरेंद्र मोदी को बजरिए मकतूब सोनिया गांधी ने दी मुबारकबाद। बिहार में जनता दल यू बिहार में जनता दल यू की हुकूमत को तायद देने आरजेडी ने किया ऐलान। पार्टी कायद अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान। आनंदीबेन पटेल ने लिया वजीर आला गुजरात का हलफ। नरेंद्र मोदी ने के बशमूल बीजेपी के आला कायदीन ने हलफ बर्दारी तकरीब में की शिरकत। वज़ीर आला असम तरुण गोगोई का इस्तीफा सोनिया गांधी ने किया नामंजूर। 24 मई को पार्लियामेंट्री पार्टी इजलास में किया जाएगा फैसला। और अहकामात की अदम तामील पर दिल्ली बार कौंसिल के सेक्रेटरी पर 25,000 रुपए का जुर्माना। अंदरून एक हफ्ता रिपोर्ट दाखिल करने बार कौंसिल ऑफ इंडिया को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने दिया हुक्म। और नाज़रीन, पेश हैं खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी सदर व यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मुल्क के अगले वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बजरिए मकतूब मुबारकबाद दी है। हिंदुस्तान भर में तारीखी कामयाबी पर सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मकतूब लिखते हुए मुबारकबाद पेश की है। वाज़ेह है कि इंतखाबी तशहीर के दौरान दोनों कायदीन एक दूसरे पर रास्त और बिर्रास्त तनकीद करते रहे। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने आसाम के वज़ीर आला तरुण गोगोई के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। इत्तला है कि सोनिया गांधी गोगोई के मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने से कबल रियासत आसाम की कांग्रेस पार्टी के अरकान असम्बली से मुशावरत करेंगी और 24 मई को मुनक़्क़िद पार्लियामेंट्री मीटिंग में इस पर गौर किया जाएगा। वाज़ेह है कि गोगोई ने आम इंतखाबात में शिकस्त की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा पेश किया था, जिसे मंजूर नहीं किया गया। गोगोई ने आज पार्टी सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी से अपनी हामियों की हमरा मुलाकात की। आम इंतखाबात की नताइज को लेकर अब इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठने लगे हैं। ईवीएम मशीनों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल पहले से रहे हैं और इसी तनाजुर में भारत मुक्ति मोर्चा ने ईवीएम्स के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ करने का इल्जाम आयद करते हुए इसकी जांच का मुतालबा किया है। पेश है दिल्ली से मुंसिफ टीवी की ये खास रिपोर्ट। वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल भारत में आम इंतखाब और रियासती असेंबलियों के इंतखाब में जज़वी तौर पर 1999 से शुरू हुआ था और 2004 से इसका मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। वाज़ेह है कि ईवीएम से पुरानी बैलेट निज़ाम के मुकाबले वोट डालने के वक्त में कमी आती है और कम वक्त में नतीजे का ऐलान भी करती है। कहा जाता है कि ईवीएम के इस्तेमाल से जाली वोटिंग और बूथ कब्जा करने के वाकयात में कमी आती है, लेकिन इस बार ईवीएम कितनी मुस्तनद है, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। मुल्क के कई हिस्सों में कुछ सियासी पार्टियां ईवीएम को काबिल एतमाद मानने से इनकार कर रही है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए भारत मुक्ति मोर्चा के सदर वेमन मेश्रम ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए हैं। चुनाव की जो रिजल्ट है इसके रेफरेंस में हमारे मन में कई प्रकार की आशंकाएं हैं और इन आशंकाओं का बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि बहुत जगह प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ जो है की गई और इसकी जानकारी हमारे पास में फैक्ट के तौर पर उपलब्ध है, फैक्चुअल के तौर पर। जैसे महाराष्ट्र में नांदेड़ एक चुनाव क्षेत्र है जहाँ एक्स चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान चुनाव लड़ रहे थे, तो वहाँ की गतिविधियों के बारे में हमारे पास बहुत सारी ऐसी जानकारी है कि प्रशासनिक मशीनरी जो है वो उनके फेवर में काम कर रही थी
और बहुत सारी कंप्लेंट्स हम लोगों ने उस समय उन लोगों को देने के बाद भी उस कंप्लेंट के रेफरेंस में कुछ भी नहीं किया। सहाफियों से बात करते हुए उनका कहना था कि हारने वाले ज्यादातर उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवारों से सिर्फ 1 या 2 लाख वोटों से हारे हैं, जो छेड़छाड़ के बगैर मुमकिन नहीं। ईवीएम ट्रांसपेरेंट नहीं है, एक तरफी है। वहां वोट डालने के बाद में जो काउंटिंग होता है उस काउंटिंग को वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। यही वजह थी अडवाणी जी सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए थे, अभी उनकी ही सरकार है। तो हम लोगों का उनको ये कहना है कि अब सरकार आपकी है तो आप इसके दिशा में आप कार्रवाई करिए। ऐसे आंकड़ों के बारे में हमारे पास में वाराणसी से आंकड़े आए हैं, दूसरा आंकड़ा है एक जबलपुर से आया है, तीसरा आंकड़ा जो है अभी ईवीएम मशीन के बारे में 2 जगह से आंकड़ों के बारे में जानकारी है। और ईवीएम मशीन को टेम्परिंग करने के संबंध में वाराणसी से श्रीवास्तव नाम का एक बीजेपी का कार्यकर्ता ईवीएम मशीन लेकर के बैठा हुआ है 3-4, उसका फोटोग्राफ्स हमारे पास में है और ये चुनाव के पहले का फोटो है। और दूसरी जगह एक आंध्र प्रदेश में प्रशासन के अंदर जो अधिकारी है, हो सकता है वो ईमानदार रहा हो, उसको पता चला हो, उसने वो मशीन जो है आरटीआई कार्यकर्ता को दिया। आरटीआई कार्यकर्ता ने उस मशीन को लेकर टीवी 9 के ऊपर प्रदर्शन करके दिखाया कि देखो यहां किस तरह से धोखाबाजी हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर बात करें तो ईवीएम कभी तनाज़ात से आजाद नहीं रही, लेकिन मुल्क के इलेक्शन कमीशन ने हमेशा से इसे काबिल एतमाद माना है। लेकिन इस बार किसी एक पार्टी का इतनी बड़ी अक्सरियत में आना और अवाम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल भारत में आम इंतखाब और रियासती असेंबलियों के इंतखाब में जज़्वी तौर पर 19 आम इंतखाबात में ईवीएम मशीन्स की कारकर्दगी से मुतालिक रुकन राज्यसभा मोहम्मद अदीब ने सनसनीखेज बयान दिया है। मोहम्मद अदीब ने इंतखाबात में ईवीएम्स के पासवर्ड्स को हैक करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम्स के पासवर्ड्स हैक करने के सबब इस तरह के नताइज आते हैं। इस सिलसिले में मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे ने बातचीत की है मोहम्मद अदीब से। आइए देखते हैं इसकी तफसीलात। सभा चुनाव के बाद ईवीएम मशीन की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राज्यसभा एमपी मोहम्मद अदीब साहब। मोहम्मद अदीब साहब, आप ईवीएम मशीन के ताल्लुक से क्या कहेंगे, जो आप एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं? देखिए, हमारा पूरा यकीन ये है कि ये इलेक्शन इस मशीन के तहत हैक हुआ है। हैक का मतलब ये है कि कंप्यूटर के साइंस में कोई किसी के पासवर्ड को हैक कर सकता है, कोई किसी के डाटा को जमा कर सकता है, और ये काम बहुत ही होशियारी से किया गया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि 4 लाख से कम किसी भी बीजेपी कैंडिडेट को वोट उत्तर प्रदेश में नहीं मिला है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूं। मेरे यहां 5 लाख हिंदू वोट पड़ा और 4 लाख मुस्लिम वोट पड़ा। 5 लाख हिंदू वोट में से 4,70,000 बीजेपी को दिया गया और सारे मुस्लिम वोट आप मिला लीजिए तो वो 2,65,000 बनते हैं। अब वो बाकी वोट कहां गए? क्या इस मुल्क में क्या ऐसा वक्त आ गया है कि मुसलमान मोदी को वोट दे देगा? अपनी पॉपुलेशन का 30% क्या मोदी को वोट डाल देगा? यही शक्ल मुजफ्फरनगर में हुई है। हम सारी सीटों पर जहां मुसलमान की अक्सरियत थी या बहुत बड़ी तादाद में थे, उनकी वोटों को हम तलाश कर रहे हैं और हमारा पूरा यकीन यह है, जीतना हारना हमारा, हम मान सकते हैं हम हार गए, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि वीके सिंह जो कि गाजियाबाद से इलेक्शन लड़े 5,70,000 वोट पा जाएं और राज बब्बर की जमानत जब्त हो जाए। हम ये मान लें कि उन्नाव में साक्षी महाराज 3 दिन के लिए गए और 5,80,000 वोट मिल गए। अन्नू टंडन जो 3 लाख से जीती थी 3,30,000 से हार गई। और जो लोग 3 लाख या 2 लाख से जीते हैं, आप समझते हैं सियासत 67 से मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूं, इलेक्शन लड़ाता रहा हूं, क्या आज तक किसी को 50,000 से भी जीतता है तो चिड़िया पहचान लेती कि जीत रहा है। अगर ये 2.5 लाख से जीत रहे होते राजनाथ सिंह लखनऊ में, तो इनकी चांद पर पसीने नहीं आए होते, ये कलवे जव्वाद क्या नहीं गए होते, ये फिरंगी महली क्या नहीं गए होते, ये भागते फिर रहे थे। ये हो रहा था कि 10-20 हजार से जीत या हार होगी। मुरली मनोहर जोशी का यही हाल कानपुर में था। हमारा जायसवाल 3 टर्म से जीते, कभी भी उन्होंने 2.25 लाख 2.5 लाख से ज्यादा वोट नहीं पाए। अब की 3.5 लाख वोट पाए और 2.5 लाख से हार गए। ये है क्या?
लेकिन अब बीजेपी का कहना है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कल जव्वाद साहब के पास या फिरंगी महली के पास राजनाथ सिंह गए थे, तो क्या इसका असर पड़ा मुस्लिम वोट बैंक पर? जो कि मुस्लिम वोट बैंक, बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम वोट बैंक इस बार बीजेपी के साथ आया था। ये सिर्फ इनका झूठ है। ये साबित करना चाहते हैं कि मुसलमानों ने वोट दिया है। मुस्लिम वोट हैक किया गया है। जो थर्ड फ्रंट के जितने लोग थे उनके वोट हैक किए गए। देखिए, सबको मालूम था सोनिया गांधी कई लाख से जीतेंगी, राहुल गांधी कई लाख से जीतेंगे, मुलायम सिंह कई लाख से जीतेंगे, लेकिन कोई मुझे बता सकता है कि साक्षी महाराज 2.5 लाख से जीतेंगे? कोई बता सकता है कि राजनाथ सिंह और मुरली? साबिक चीफ मिनिस्टर गुजरात और मुल्क के अगले वज़ीर आज़म बनने जा रहे नरेंद्र मोदी की गुजरात असेंबली में विदाई तकरीब के एक दिन बाद आज आनंदीबेन पटेल ने गुजरात की पहली खातून वज़ीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया। गवर्नर गुजरात कमला बेनीवाल ने उन्हें रियासत के वज़ीर आला का हलफ दिलाया। नरेंद्र मोदी के बशमूल बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह, पार्टी के सीनियर कायद LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के अलावा पार्टी के दीगर आला कायदीन ने भी इस तकरीब में शिरकत की। સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે छब्बीस मई को एनडीए के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी तकरीब में पाकिस्तानी वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की शिरकत का इम्कान है। श्रीलंकाई सदर राजापक्से और अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई की शिरकत की इत्तला मिलने पर नवाज शरीफ ने भी 26 मई को नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी में शिरकत करने पर गौर कर रहे हैं। पीएम दफ्तर की इत्तला के मुताबिक इम्कान है कि नवाज शरीफ 26 मई को हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के तर्जुमान सिद्दीक अल फारूक ने बताया कि नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने दौरे हिंदुस्तान के दौरान नवाज शरीफ अपने हिंदुस्तानी हम मनसब नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए बाहमी ताउन पर जोर देंगे। बीजेपी कायद और हिंदुस्तान के होने वाले वज़ीर आज़म मोदी ने साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के कायदीन समेत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अपनी वज़ारत उज़्मा की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करने की दावत दी। इस दावतनामे पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि ये एक अच्छा कदम है और अच्छी शुरुआत है। वज़ीर आला के अलावा जम्मू कश्मीर अपोजिशन पार्टी PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इनके इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये एक अच्छी शुरुआत है और हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के होने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हिंद पाक ताल्लुकात को बेहतर बनाने में पेशरफ्त करेंगे और अच्छी शुरुआत का आगाज़ करेंगे। वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंद कायदीन ने मोदी के इस इक़दाम की सताइश की। मुल्क के वज़ीर आज़म की तरफ से जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को दावत दी गई है कि हल्फ के लिए वो उनको यहाँ मदऊ किया गया है, मैं समझती हूँ ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए या हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे बरसगीर के लिए ये एक बहुत ही नेक शगुन है। और ऐसा लगता है कि शायद ये जो NDA की सरकार बनी है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में जम्मू कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के साथ एक रिकन्सिलेशन का, एक सलाह सफाई, एक दोस्ती का जो माहौल कायम करने की कोशिश की गई थी, लगता है कि उसी की सिमत में ये कदम है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये खाली एक सिंबलिज्म नहीं होगा, ये जो आज की दावत है ये सिर्फ क्रिकेट डिप्लोमेसी या आवाजावी में तब्दील नहीं होगी, बल्कि इसको वाकई इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाके जिससे यहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमारे मुल्क के लोगों के लिए सब्सटेंशियल फायदे हों। क्योंकि जब तक हमारे आपस में जंग होती है तो सबसे ज्यादा उसका नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को उठाना पड़ता है। और इसके अलावा दोनों मुल्क गुर्बत, मुफलिसी के शिकार हैं। तो अगर हमारे आपस में मसले हल होते हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं, जिसकी शुरुआत मैं समझती हूँ आज एक दावतनामे से हुई है, तो मैं समझती हूँ कि जो हमारा खर्चा फौज पे और दूसरी चीजों पे किया जाता है उसको हम अपनी गरीबी मिटाने के लिए, अपनी मुफलिसी को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ऑन द होल मैं समझती हूँ बहुत अच्छा नेक शगुन, इट्स अ गुड ओमन फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट, फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। इस पूरे खित्ते के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आज हमारे नवाज शरीफ साहब को जो है अपनी उस सेरेमनी पे आने की दावत दी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस जेस्चर का वेलकम करती है और हमारा तो ये हमेशा से मानना रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगर नज़दीकी हो, अगर ट्रस्ट और एतमाद बढ़े, वो एक अच्छी बात है, क्योंकि जब तक ये दोनों मुल्क एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे तब तक जाहिर सी बात है कि कश्मीर के मसले का हल भी नहीं निकाला जा सकता। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मंशूर में भी और बल्कि शहीद मिल्लत की अगर मैं बात करूं तो वो भी हमेशा से हिंद पाक दोस्ती के हामी रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हिंद पाक दोस्ती की हामी रही है और हम तवक्का रखते हैं कि जब ये नई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां संभालेगी तो सबसे पहले जिस तरजीही मसले पर वो अपनी तवज्जो मबजूल करेंगे वो बरसगीर का जो सबसे अहम मसला है वो कश्मीर का मसला है। और हम तवक्का रखते हैं कि सिर्फ इन्विटेशन तक ये मामला महदूद न रहे, बल्कि इन्विटेशन से बढ़कर एक सस्टेन डायलॉग दोनों मुल्क इनिशिएट करें, ताकि इस मसले के हल के हवाले से जहां दोनों मुल्क बात करें वहां कश्मीरी क़यादत को भी इस अमल में शामिल किया जाए। और नाज़रीन, प्राइम टाइम में वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। लौटेंगे कुछ ही देर बाद। वक्फे के बाद खबरनामे में आपका खैर मकदम है और अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। 26 मई को एनडीए के पीएम की मुतवक्का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी तकरीब में पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ और सार्क मेंबरान ममालिक के सरबराहान को मदऊ किया गया है। ज़िमन में हमारी करस्पॉन्डेंट ने बीजेपी कौमी तर्जुमान निर्मला सीतारमन से बातचीत की है। आइए देखते हैं वो इस मामले पर क्या कहती हैं। मौजूद है बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन निर्मला सीतारमन, उनसे जानते हैं मैम सार्क कंट्रीज को इनवाइट किया गया है, सबसे पहले इस पे आपका रिएक्शन। ये इनविटेशन जो गया है वो अच्छे गुडविल के लिए भेजा गया है, हमारे पड़ोसी सभी देशों के लिए, सिर्फ एक का नहीं भेजा गया, एक छोड़कर बाकी सबको नहीं भेजा गया, सबको भेजा गया है। लेकिन निर्मला जी, महिंद्रा राजपक्षे को इनवाइट करने पर विरोध शुरू हो गया है। अपोजिट पार्टियां ही नहीं बल्कि आपके सहयोगी दल भी कहीं ना कहीं इसका विरोध करें, तो कैसे तालमेल बैठेंगे? ये इन्विटेशन वो सेरेमनी के लिए है जिसमें श्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम इस इन्विटेशन को देखें, इससे ज्यादा इसमें और इससे कम भी इसमें देखना नहीं चाहिए। हम आपसे आखिरी कमेंट जानना चाहूंगी। पाकिस्तान से नवाज शरीफ को बुलाया गया है और उन्होंने भी कहीं ना कहीं न्योता कबूल कर लिया है, तो ऐसे में माना जाए कि जो नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की जो झलक है वो यहाँ देखने को मिलेगी और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे साबित होंगे आने वाले टाइम में। झलक जो बात कर रहे हैं आप, सभी सार्क देशों के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए एक झलक आप देख सकते हैं। हमारे साथ ये थी बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन निर्मला सीतारमन, जिन्होंने सीधे सीधे कहा है कि सभी सार्क कंट्रीज को जो इनवाइट किया गया है वो नरेंद्र मोदी की शपथ समारोह में इनवाइट करने के लिए किया गया है। एक तरीके से एक सेलिब्रेशन है। कैमरा पर्सन कपिल के साथ गीतांजलि राघव, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। इसी मौजू पर बीजेपी के कायद रामेश्वर चौरसिया से हमारे नुमाइंदे ने बात की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। ये कटसी है, ये कोई वार्तालाप नहीं है। अब पाकिस्तान को तो समझना है, देखना है कि क्या आतंकवाद में पाकिस्तान खुद भस्म होना चाहता है कि देश और दुनिया की प्रगति में साथ चलना चाहता है, ये उसको तय करने दे। इसका कोई भी संबंध शपथ ग्रहण से नहीं है, इस मिनिमम कटसी है। जहां तक पाकिस्तान और बाकी देशों का है, खासकर अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान का लेने, तो उनको तय करने दो, क्योंकि आपको मालूम है कि आतंकवाद उग्रवाद भस्मासुर होता है, उसमें जा लेंगे। हम तो, हमारी मजबूत सरकार है, हम तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, करने देंगे। वो हम पिछली सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का मामला खत्म हो गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि भारत की जनता के लिए हम विपक्षियों का भी साथ लेंगे, लेकिन हम आतंकवाद उग्रवाद जैसे मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये तो चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु जयललिता ने भी नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी तकरीब में श्रीलंकाई सदर राजापक्से को शिरकत के लिए भेजे गए दावतनामे पर तशवीश जाहिर की है। इम्कान है कि अगर राजापक्से हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करते हैं तो जयललिता हलफबरदारी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगी। उनका कहना है कि हलफबरदारी तकरीब में राजापक्से को मदऊ करना दरअसल तमिल अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाने के बराबर है। बीजेपी की हलीफ जमात एमडीएमके ने भी नरेंद्र मोदी के
हलफ बर्दारी में श्रीलंकाई प्रेसिडेंट राजापक्से को दावतनामा रवाना करने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि राजापक्से की शिरकत तमिल अवाम के जज्बात को ठेस पहुँचाने के मुतरादिफ है। MDM के सदर वाइको ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह से मुतालबा किया कि वो श्रीलंकाई सदर को हलफ बर्दारी तकरीब से दूर रखें, क्योंकि श्रीलंकाई सदर की शिरकत दरअसल तमिल अवाम की तौहीन है। उन्होंने राजापक्से के अलावा श्रीलंका के दीगर सियासी जमातों पर LTTI के खिलाफ कार्रवाई करने का इल्ज़ाम आयद किया। वाइको ने मजीद कहा कि साल 1998 और 99 के दौरान जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने हलफ लिया था, उस वक्त श्रीलंकाई सदर को मदऊ नहीं किया गया था। इसके अलावा 2004 और 2009 के दौरान भी UPA हुकूमत ने श्रीलंकाई सदर को मदऊ नहीं किया। राष्ट्रीय जनता दल ने एक अहम पेशरफ्त करते हुए बिहार में जनता दल यू की हुकूमत को अपनी हिमायत देने का ऐलान किया है। पार्टी सरबराह लालू यादव की क़यादत में कल बिहार असेंबली में तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक असेंबली में वोटिंग होगी, जिसमें RJD के अरकान असेंबली जतिन राम मांझी की बिहार गवर्नमेंट की तायद में वोट डालेंगे। और मीडिया से बातचीत करते हुए RJD कायद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बिहार में जतिन राम मांझी हुकूमत को पार्टी सपोर्ट करेगी। वाज़ेह है कि बिहार असेंबली में RJD की 21 अरकान असेंबली हैं, JDU के 117 MLAs हैं, जबकि BJP के 88 अरकान असेंबली हैं। जनजातीय नेचर का है, वो बने हैं मुख्यमंत्री, तो उनको हमारा समर्थन रहेगा। JDU की जानिब से नई काबीना की तश्कील और JDU की नई हुकूमत को कांग्रेस की तायद के सिलसिले में मुंसिफ TV के नुमाइंदे ने कांग्रेस पार्टी लीडर प्रेमचंद मिश्रा से बातचीत की है। आइए देखते हैं इसकी तफसीलात। बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई, लेकिन ऐसे में कई सियासी पार्टियों का वजूद खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में सियासी तब्दीली हुई और JDU, RJD और कांग्रेस एक पायदान पर होती नजर आती रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस लीडर प्रेमचंद मिश्रा साहब। मिश्रा साहब, ये बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा है कि बिहार में JDU, RJD और कांग्रेस एक पायदान पर दिखाई दे रही है। देखिए, राजनीतिक में परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ता है, और कांग्रेस का आरंभ से ही मानना था कि जो सेकुलर मिजाज की पार्टियां हैं उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसके लिए तैयार हुए, कुछ लोग तैयार नहीं हुए। परिणाम सामने है, सेकुलर मतों का बिखराव इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी हमसे कम वोट लाकर भी ज्यादा सीटें जीत गई हैं। बिहार को ही अगर हम देखें तो 46% वोट कांग्रेस, RJD और JDU को मिला के, और बीजेपी सिर्फ 37% पर अधिकांश सीटें ले गई। तो ये अंडरस्टैंडिंग इस समय का तकाजा भी है कि सेकुलर मिजाज की पार्टियों को आपस में एकजुट होना चाहिए। सेकुलर मिजाज की पार्टियों को आपस में एकजुट होना चाहिए, लेकिन ये अब इस चीज की जरूरत पड़ी जबकि आम इंतखाबात खत्म हो चुके, आपकी करारी हार हुई, तो उससे पहले क्यों नहीं इस तरह का प्लान तैयार कर लिया गया था? एक कहावत भी तो है कि ठोकर लगने से ही बुद्धि खुलती है। तो जब आपको लगा कि ये आवश्यक था, उसमें आपको ऐसा नहीं लगा, लेकिन आप महसूस की जा रही है। तो बिहार में एक महादलित परिवार के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाया है JDU ने, तो कमजोर से कमजोर तबका का आदमी CM बना है। तो उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, मैं समझता हूं पॉलिटिकल से ज्यादा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो कांग्रेस ने उस हिसाब से इस डायरेक्शन को अपनी पार्टी यूनिट को वहां निर्देश दिया है, और हमारे प्रदेश बिहार के अध्यक्ष ने राज्यपाल जी को मिलकर अपना समर्थन की चिट्ठी भी सौंपी है, और आज RJD ने भी इस तरह का फैसला लिया है। तो एक सामाजिक मैसेज तो जाएगा कि कांग्रेस ने एक कमजोर वर्ग के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर में अपना समर्थन दिया है जो सेकुलर मिजाज का है। आइंदा साल असेंबली का इंतखाब होना है बिहार में, ऐसे में क्या प्लान तैयार है? अभी से कांग्रेस ने क्या प्लान तैयार किया है? देखिए, अभी तो हम लोगों को करारी हार हुई है। अब 2-4 दिनों में पार्टी की समीक्षा की बैठक होगी। पार्टी संगठन को चुस्त दुरुस्त करना बहुत आवश्यक है। तो जो भी समय और बच रहा है उसमें हम कड़ी मेहनत करेंगे, और जनता का विश्वास फिर से कैसे हम हासिल करें, हम इस दिशा में कार्यक्रम बनाकर लोगों के बीच में जाएंगे। तो क्या उस वक्त ये तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं? देखिए, आज के डेट में ऐसा कहना मैं समझता मुनासिब नहीं है, लेकिन भविष्य में इस तरह का कोई गठजोड़ बने, हम इसकी संभावना को इनकार भी नहीं कर सकते। इस तरह प्रेमचंद मिश्रा साहब का साफ लफ्जों में कहना है कि ठोकर लगने के बाद इंसान कुछ न कुछ जरूर सीख जाता है, और ऐसा ही हाल बिहार में JDU, RJD और कांग्रेस के साथ हुआ है, और तीनों पार्टियां सेकुलर वोट को मुंतशिर होने से बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ TV, दिल्ली। इस जीवन में मुंसिफ TV के नुमाइंदे अंजरुल्लाह ने JDU रुकने पार्लियामान अली अनवर अंसारी से भी बातचीत की। आइए देखते हैं वो इस मामले में क्या कह रहे हैं। आपके बाद बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और दोबारा
जेडीयू ने ही सरकार बनाई और जीतन राम मांझी उसके वजीर आला बने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जेडीयू एमपी अली अनवर अंसारी साहब। अंसारी साहब, इस तरह की बातें कही जा रही थी, बीजेपी ने भी बार बार कही थी कि जेडीयू के कई एमएलए जो है वो उनके राब्ते में हैं, तो आप क्या कहेंगे अब जबकि दोबारा आपने ही सरकार वहां पे बना ली है? देखिए, उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। उनकी बीजेपी की पूरी जो खेतीबाड़ी है वो झूठी की खेतीबाड़ी है। अब बताइए, इस तरह की बात करना न सिर्फ अनैतिक है कि 50 एमएलए हमारे संपर्क में हैं, बल्कि ये गैर कानूनी भी है। इस तरह की बात, इसका मतलब ये हुआ कि आप उस पार्टी को तोड़फोड़ की कोशिश कर रहे हैं उस पार्टी में, तो ये अनैतिक होने के साथ साथ गैर कानूनी भी है। लेकिन अब बीजेपी यही करती है, तो उसका चेहरा बेनकाब करना था। हमारे नेता नीतीश कुमार ने उसको कर दिया। इसके पीछे आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि ये इखलाकी तौर पर भी गलत है, नैतिकता के लिहाज से भी गलत है, तो इसके पीछे बीजेपी का क्या मकसद है जिसे जेडीयू महसूस करती है? बीजेपी देखिए, अफवाह फैलाने वाली पार्टी है। उसकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो अफवाह ताकत है। जो नफरत की जो लोग भी खेतीबाड़ी करते हैं वो यही करते हैं। जो जिनमें फांसीवादी जो मनोवृत्ति होती है ये इसी में होती है। हिटलर का एक सूचना मंत्री था गोएबल्स, वो ये कहता था कि एक झूठ को अगर आप 100 बार दोहराइएगा तो लोग उसी को सच मान लेंगे। तो यही वो करते हैं, उनकी फितरत ही यही है। बिहार में अगर बिहार की बात की जाए, बिहार में अगर जेडीयू को इक़्तिदार हासिल हुआ तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि लालू यादव के खिलाफ जबरदस्त प्रचार किया गया था। अब फिर से जेडीयू जो है वो आरजेडी के करीब होती जा रही, क्या कहेंगे आप? नहीं, उन्होंने हम लोगों की सरकार का समर्थन किया है बाहर से, ये स्वागत योग्य है। और आज समय की जरूरत है कि जितने भी सेकुलर लोग हैं, पार्टियां हैं, आवाम है, सब लोग एकजुट होकर के जो फिरका परस्त जहनियत की विचारधारा है उसके खिलाफ लड़े। आइंदा साल बिहार में जब असेंबली इंतखाब होगा तो क्या वैसी हालत में बीजेपी के खिलाफ क्या बिहार में जेडीयू आरजेडी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने जा सकती है? मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं कि जो सांप्रदायिकता है, जो फिरका परस्ती है, उसके खिलाफ सेकुलर जहन के तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए। तो इस तरह अली अनवर साहब का साफ लफ्जों में कहना है कि न सिर्फ बिहार की सरजमीन पर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फिरका परस्ती के खिलाफ तमाम सेकुलर पार्टियों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी। कांग्रेस लीडर शकील अहमद ने जेडीयू हुकूमत को कांग्रेस की जानिब से तायद की तस्दीक की है। दूसरी जानिब उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जानिब से उनकी गिरफ्तारी को ऊपरी अदालत में चैलेंज करने के इकदाम को हक बजानिब करार दिया। अपनी सरकार उन्होंने दाव पे लगाई। कांग्रेस ने परसों ही ये बात, जो शपथ ग्रहण हुआ जीतन राम मांझी जी का, तो कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि हमारे जो विधायक हैं वो इस सरकार को, नीतीश जी की नेतृत्व में तो अब नहीं है नीतीश जी की सरकार, लेकिन उनकी पार्टी की जो सरकार है, जीतन राम मांझी जी को हम सपोर्ट करेंगे उनकी सरकार को। लालू जी ने भी कहा है तो अच्छी बात है। एक तरह से बीजेपी उस सरकार को गिराना चाहती है। और नरेंद्र मोदी जी का पहला प्रयास, आप लोग याद कीजिए कि जैसे ही बिहार में ये क्राइसिस हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने, जो प्रधान जी हैं उनको बुला करके विशेष रूप से भेंट किया। अमित शाह जी उसमें लगे कि कैसे इस सरकार को गिराया जाए। तो एक तरह से जीतने के बाद जो पहला प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की सरकार को टपल करने का और सांप्रदायिक शक्तियों के कब्जे में करने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वो बिहार में फेल कर गया। सर, दूसरा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से जेल में हैं और ये कहा जा रहा है कि सिद्धांत की लड़ाई वो जेल से लड़ रहे हैं और
कुछ लोगों का कहना है कि एक सियासी जमीन तैयार कर रही है पुनर्वापसी की आम आदमी पार्टी दिल्ली में। देखिए, ये जज साहब का फैसला को इस तरह चैलेंज करना हमारे संविधान में बिल्कुल अधिकार है कि एक कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मोटिव इंप्यूट करने का अधिकार आपको नहीं है। और उस आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी एमपी नितिन गडकरी की जानिब से दायर करदा ज़त-ए-हद के मुकदमे में अदालत ने कल केजरीवाल की जानिब से 10,000 रुपये जमानत की रकम अदा करने से इनकार कर उनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी करते हुए उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया था और एहतजाज करने वाले आम आदमी पार्टी कायद मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया को उनके वालिद की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए आज सुबह रिहा कर दिया गया, जबकि पुलिस ने आम आदमी पार्टी के एक और कायद योगेंद्र यादव के बशमूल कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया था। योगेंद्र यादव को आज 5,000 रुपये की शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के कायद और नामवर वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया है। उन्होंने बीजेपी कायद नितिन गडकरी पर भी कई सवाल उठाए और कहा है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। मुकदमे की अगली समाअत जुमा के दिन मुकर्रर है। आम आदमी पार्टी कायदीन ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से मुतल्लिक पटियाला कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है। आप लीडर्स ने बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी एक मनसूबाबंद तरीके से की गई कार्रवाई है। हम अदालत के फैसले को चैलेंज करेंगे। कोर्ट के फैसले पर पार्टी के आला कायदीन ने अपनी नाराजगी जाहिर की। वाज़ेह है कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को उसी सेल में रखा गया जहां साल 2011 में समाजी जहदकार अन्ना हजारे को रखा गया था। इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने रात जेल में गुजारी। आम आदमी पार्टी कारकुनों ने आज भी दिल्ली में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने जेल पहुंचकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी कायद और नामवर वकील प्रशांत भूषण ने पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ऊपरी अदालत तक जाने का ऐलान किया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी की बदउनवानी से मुताल्लिक उनके पास ठोस सबूत मौजूद है। केजरीवाल को नितिन गडकरी के मानहानि के मुकदमे में जेल भेजा गया। ये क्या मुकदमा था? ये मुकदमा नितिन गडकरी ने फाइल किया था इस आधार पर कि उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने पहले तो 2012 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, जिसमें सारे दस्तावेज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये दिखाते थे कि कैसे नितिन गडकरी ने बहुत सारी कंपनियां, पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनियां बना ली। बहुत सारी कंपनियों में अपने ड्राइवर को, अपने ज्योतिषी को उसका डायरेक्टर बना दिया, जिनके करोड़ों की संपत्ति थी और उनके जो इनकम है उससे वो एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती थी। सीधा सीधा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस था। उस समय भाजपा ने खुद नितिन गडकरी को अध्यक्ष के पद से हटा दिया। नितिन गडकरी ने कोई मानहानि का मुकदमा उस समय नहीं किया। उसके बाद चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करी कि भाई इस देश का के जनता का दायित्व है कि जो भ्रष्ट नेता हैं उनको हराया जाए, और उन्होंने 13 नेताओं का नाम लिया जिसमें नितिन गडकरी का भी नाम था। मेरा एक कहना है कि एक अभियान, एक मुद्दा लेके जिसको लेके हम लोगों ने 13 लोगों का नाम दिया कि ये भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हैं ये लोग, और इनके खिलाफ हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। उस मसले को लेकर इन्होंने मानहानि का दावा किया है और इसमें हम लोगों का ये सैद्धांतिक रूप से फैसला है। ये सीधे तौर पे नितिन गडकरी, ये सीधे तौर पे हमारा अभियान नितिन गडकरी के भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। इसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं। और कोर्ट के जहां तक कोर्ट के मामले का सवाल है, उसमें आदरणीय प्रशांत भूषण जी हैं, आदरणीय शांति भूषण जी हैं, ये लोग उसको न्यायालय में ऊपरी अदालतों में जाएंगे और इस आदेश को आगे। प्रशांत भूषण ने केजरीवाल के मुकदमे में अदालती कार्रवाई को कानून के बगैर करार दिया है। कि क्या सिर्फ इस वजह से कि भाई किसी ने कोई मानहानि का मुकदमा किया हुआ है,
किसी आरोपी को ये मजबूर किया जाए कि तुम बेल लो या बॉन्ड भरो। हम लोग तो इस सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये पूरी गलत प्रक्रिया है। ये सिर्फ उन केसेस में बेल या बॉन्ड का सवाल होता है, उठना चाहिए जिसमें कि कोई आशंका हो कि भाई ये जना जो है ये जवाब देने के लिए नहीं आएगा या ट्रायल नहीं फेस करेगा। ऐसे केस में कोई आशंका होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी आशंका होने की ये एक धर्रे पर असल में एक प्रैक्टिस सी चलती रही है और जिसके चलते हुए जैसे मैंने बोला लाखों लोग इस देश की जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास बेल देने का साधन नहीं है, श्योरिटी लाने का साधन नहीं है। तो इसलिए ये सब दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी कायद गोपाल राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल अदालत का फैसला आने के बाद मुस्तकबिल के लाहे अमल से मुताल्लिक ऐलान किया जाएगा। उस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम उसका अवलोकन करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो कल शाम के बाद इस पूरे मुहिम को पूरे दिल्ली में हम लेकर के जाएंगे और जनता को हमें बताएंगे कि जिस ब्रिटिश ने साथियों ये अंग्रेजों का कानून बनाया हुआ, अंग्रेज हर हिंदुस्तानी को अपराधी समझता था, इसीलिए उसको बेल बॉन्ड की जरूरत थी। आज हिंदुस्तानियों का राज है, जो भी लोग हैं जो ईमानदार हैं उनको अपराधी की तरह से ट्रीट न किया जाए और जो अपराधी हैं उनको वीआईपी की तरह से ट्रीट न किया जाए। इस कानूनी प्रक्रिया को बदलने की मुहिम भी हम लोग कल शाम से शुरू करेंगे। अगर कोर्ट की तरफ से जो फैसला आता है उसके अवलोकन के बाद तो कल शाम तक हमारी आंदोलनात्मक जो भी गतिविधि है उसको हम रोके रखेंगे। कल अदालत के फैसले के बाद शाम को कार्यकर्ता सम्मेलन और उसके बाद अभियान पूरी ताकत के साथ हम इस अभियान को और इस मुद्दे को लेकर के कि हमने बेल क्यों नहीं लिया और हम नितिन गडकरी को भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं, इसका पोल खोल अभियान पूरे दिल्ली के अंदर हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी कायद शुभा ओझा का कहना है कि इंतखाबात में कामयाबी और नाकामी पर किसी एक फर्द को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। इसके लिए पार्टी के सभी कायदीन और कारकुन जवाबदेह होते हैं। देखिए, इस चुनाव में हार या जीत कभी भी कोई पार्टी में किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं होती। इसमें पूरी पार्टी जवाबदेही पूरे पार्टी की है और चाहे कोई कुछ भी कहे, अब समय है जब हर इस पार्टी के हर कार्यकर्ता को और हर नेता को बजाय दूसरों पे उंगली उठाने की खुद के गिरबाह पे झांक के देखना पड़ेगा कि आखिर उसकी जवाबदेही उसने पूरी करी कि नहीं करी। ये उसको आकलन करने की जरूरत है और इस चुनाव में और हर चुनाव में पार्टी एक संगठित रूप से वो चुनाव लड़ती है, कोई व्यक्ति वो चुनाव नहीं लड़ता है। इसलिए छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेके नेता सभी जवाबदार हैं इस हार के लिए और हम सब मिलके एकजुट होकर अपनी। बीजेपी के मुस्लिम कायद शुमन काजमी ने आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर तनकीद करते हुए उनकी गिरफ्तारी और पार्टी के एहतजाज को एक ड्रामा करार दिया है। असल में अब वो क्योंकि ऐसा है कि क्योंकि इस वक्त पानी कम हो गया है और मछली बगैर पानी के रह नहीं सकती। अब अरविंद के लिए क्योंकि दिल्ली दूर होती जा रही है, हुनूस दिल्ली दूरस्थ, तो अब अरविंद को ये लग रहा है कि वो तरह तरह के हथकंडे करे। आप देखिए कि 4 बजे के करीब उससे सजा होती है और उसके बाद तमाम बैनर, तमाम झंडियाँ वो आ जाती हैं। तो ये पहले से प्लान्ड है और मैं जानता हूँ कि वो इतना बड़ा एक्टर है, मगर उसकी एक्टिंग अब पब्लिक के सामने खुल गई है। अब ये काट की एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। और संजय सिंह का ये कहना, संजय सिंह को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि संजय सिंह अब वो तमाम व्यवस्था परिवर्तन की लहर 11 अशोक पर आकर के रुक गई है और आज पूरे देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की का जो सपना देश ने देखा था और उस आंदोलन के जरिए से जो शुरू हुआ था उसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसे साकार करने का काम किया है। और अब आप इस सरकार के कार्यों को देखिए और इसका सहयोग करिए। और मैं संजय सिंह से और तमाम उस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से कहूंगा कि वो इस सरकार को सपोर्ट करें और भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है कि सबके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, नौजवानों में हम इसका संचार करेंगे कि वो उनके अंदर राष्ट्र सर्वोपरि हो, इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे और यही हमारे आंदोलन का मकसद था। अरविंद की एक्टिंग खत्म हो गई है, उन्हें चाहिए कि वो उधर से वापस यूटर्न होकर के इस अपने देश को फिर से खड़ा करने का काम करें। नहीं। समाजी जहदकार अन्ना हजारे ने बताया कि अरविंद केजरीवाल बहैसियत चीफ मिनिस्टर दिल्ली अपनी मियाद मुकम्मल करेंगे। रालेगांव सिद्धि में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया।
अन्ना ने कहा कि मैंने साबिक़ में भी मेरे करीबी साथी केजरीवाल को दिल्ली में बेहतर हुक्मरानी कायम करते हुए एक मिसाल कायम करने का मशवरा दिया था। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल खुश मिजाज शख्स हैं और वो आवाम से जो वादे करते हैं उसे पूरा करने की ताकत रखते हैं। नाज़रीन, प्राइम टाइम में वक्त चला एक और मुख्तसर से वक्फे का। कुछ देर में हो गया तो दोबारा वापस। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते ही मजीद खबरों की जानिब। चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ NCTS के श्रीवास्तव से मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से मुताल्लिक बातचीत की है। आइए देखते हैं इसकी तफसीलात। राजीव गांधी रत्न पुरस्कार तो 2001 से है, इसमें कि डिस्टिंग्विश्ड जो दिल्ली में, अब तो हम लोगों ने कहा है जो दिल्ली में जिन्होंने पढ़ाई की है, भले यहाँ उनके जन्म ना हुआ हो, दिल्ली में स्कूलिंग की है, उनको भी पुरस्कार मिलेगा। इस पुरस्कार के थ्रू हम सम्मानित करते हैं ऐसे खिलाड़ियों को जो कि देश में हम लोग नाम इंटरनेशनल गेम में नाम ऊपर करते हैं। तो ये प्रयास है सरकार का कि अच्छे नागरिक बने, स्पोर्ट्स जो कि कंपटीशन की भावना देता है और हेल्दी लिविंग की परिभाषा देता है, उसके साथ काम करें। और सर, ये जो विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, जैसे बच्चियों ने भी आज जैसे रंगारंग कार्यक्रम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया योग का या मार्शल आर्ट का, तो उससे क्या वाकई में इस विमेन एम्पावरमेंट को बल मिलेगा? नहीं, जरूर। जो लड़की इस प्रोग्राम में भाग लेती है, जो बच्चियां कर रही हैं, और वो अच्छा करेंगी तो उनको मालूम है कि हम जीवन में कॉन्फिडेंस उनको आता है, सबके साथ रहना, एक प्रोग्राम देना, तो ये बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में आज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए गए। हमारे नुमाइंदे ने एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स महाबली प्रसाद से बातचीत की है। आइए देखते हैं। हमारे साथ हैं एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्पोर्ट्स महाबली सतपाल जी, और उनके शागिर्द हैं हमारे साथ जिन्होंने रेसलिंग में मकाम बनाया है। सर, 1982 में जो एशियन गेम में आपने गोल्ड जीता, भारत को एक रेसलिंग में पहचान मिली है उसके बाद, और रेसलिंग में हिंदुस्तान आगे बढ़ता चला गया। ये आज जो राजीव गांधी खेल अवार्ड दिए गए सरकार की, दिल्ली सरकार की तरफ से, तो आप क्या समझते हैं कि इसका कितना योगदान रहेगा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में? नहीं, ये इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, और यही कारण है कि ये जब मैंने शुरू किया इसको, तो वो इसीलिए शुरू किया कि इस बहाने से खिलाड़ियों में कंपटीशन रहेगा कि मैंने ये एक राजीव गांधी अवार्ड जीतना है, स्टेट पुरस्कार है ये, तो एक बहुत अच्छा है। जब क्योंकि सुशील को मिला, योगेश्वर को मिला, जसपाल राणा को मिला, जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुए हैं सबको, उनको जो हमारा दिल्ली का फुटबॉल का भी इंडिया टीम का कैप्टन है उसको हमने दिया। तो ये चीज़ें तभी होती हैं इसका जब हम नीचे से बेस बना के लाए हैं। आज मैं ये मानता हूं कि मेरे को बहुत कामयाबी है। ओलंपिक के 3 मेडल हैं, वर्ल्ड के 5 मेडल हैं, एशियन गेम के 23 गोल्ड मेडल हैं मेरे शिष्यों के, कॉमनवेल्थ के कम से कम 35 गोल्ड मेडल हैं, कैडेट के, जूनियर के, तो कोई गिनती नहीं है। तो आज मैं ये मानता हूं कि ये सब इसलिए है कि मैं खिलाड़ी था, खिलाड़ी हूं, और एज ए गुरु, मैं डायरेक्टर नहीं मानता, मैं एज ए गुरु आज जो मैं ये रिजल्ट दे रहा हूं, ये कुश्ती में नहीं दे रहा। कुश्ती में तो मैं सुबह 4 से 8 बजे देता हूं, वो उनके कुश्ती के पास है, बाकी सारा दिन मैं बाकी गेम को देखता हूं। तो लेकिन एक खुशी होती है कि आज मेरे पास करीबन 40,000 लड़के लड़कियां हैं जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उसमें हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अभी इंडिया में हम नंबर 1 है मेडल टैली में पिछले 10 साल से। तो ये आप कुर्सी पे बैठ कर नहीं कर सकते, आप ग्राउंड में जाके कर सकते हैं। बच्चों को स्कूल से हमने ग्राउंड पे निकाला और उनको सुविधाएं दी और उनको फैसिलिटीज दी, और आज मैं खुश हूं कि हमारे जो दिल्ली के मुखिया हैं, मुख्य सचिव, उन्होंने खुद ये जब चीज़ें देखी तो वो भी इतनी तारीफ करके गए कि जो आपका सिस्टम है, तरीका है। और अभी क्योंकि मैंने बहुत लंबा सफर तय करना है मेरा, ये आने वाले जैसे सुशील जी बीजिंग में चूक, मुल्क की राजधानी दिल्ली में दिन ब दिन जराइम के वाकयात में इजाफा ही देखा जा रहा है। पेश है ज़िमन में हमारी करस्पॉन्डेंट पासी की यह खास रिपोर्ट। के क्राइम की बात करें तो दिन प्रतिदिन इन आंकड़ों में इजाफा होता नजर आ रहा है। चाहे बात करें मर्डर की, रॉबरी की या फिर रेप केसेस की, तो ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे।
दिल्ली अपने 2013 के क्राइम केसेस को खुद ही पिछाड़ने में लगा है। साल के पहले 5 दिनों में ही 33 मर्डर्स, 43 रेप केसेस, 97 वाहन चोरी और 242 ब्रेक-इन्स हो चुके हैं। पुलिस के पास मौजूद आंकड़ों की माने तो इन मामलों में लगातार इजाफा ही हो रहा है। पहले एक और जहां 2013 में 41 मर्डर के केसेस रजिस्टर हुए थे, तो वहीं इस साल सिर्फ जनवरी से मई तक की अगर बात करें तो 33 केसेस अब तक दर्ज हो चुके हैं। अगर चोरी के मामलों की भी बात करें तो खास तौर पर पालम में चोरी के केसेस में काफी इजाफा हुआ है। सरकार और दिल्ली पुलिस भले ही इन क्राइम के मामलों में तमाम वादे करती हुई नजर आ रही हो, पर जहां तक कि लॉज को यूज में लाने की बात है या फिर इस मामले में काम करने की बात है, तो कहीं न कहीं सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों ही इस मामले में कारगर नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ पैंसी कोचर, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने फराइज की अंजामदही में तसाहुली बरतने वाले 8 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और 10 सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को वजहनुमाई नोटिस जारी किए हैं। चीफ मिनिस्टर दफ्तर की इत्तला के मुताबिक चेकिंग के दौरान 8 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और 10 सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुबह 10 ता 12 बजे दिन अपने दफ्तर से गायब थे, जिस पर उन्हें वजहनुमाई नोटिस जारी की गई और बहुत जल्द गैर हाजिरी की तफसीलात चीफ मिनिस्टर ऑफिस को रवाना करने का हुक्म दिया गया। रियासत उत्तर प्रदेश बरखी बहरान का शिकार हो गई है। अवाम मौसम गर्मा में बरखी की कटौती पर रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए अखिलेश यादव पर सख्त बरहमी का इजहार कर रहे हैं। अवाम का कहना है कि इंतखाबात से कबल बिला ताखीर बरखी सरबराह की जाती थी। अब जबकि आम इंतखाबात में समाजवादी पार्टी को बुरी तरह शिकस्त हुई है, तो रियासत में बरखी कटौती की जा रही है। वाज़ेह है कि समाजवादी पार्टी को मुल्क भर में सिर्फ 5 लोकसभा सीटों से कामयाबी हासिल हुई है। वजारत बरखी का कलमदान चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव के पास ही है। जनवरी से देहातों में सिर्फ 16 घंटे बरखी सप्लाई की जा रही थी, जब आवाम का कहना है कि रोजाना सिर्फ 10-12 घंटे बरखी सरबराह की गई है। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने दिल्ली बार काउंसिल के सेक्रेटरी पर अपने अहकामात की अदम तकमील पर 25,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। वाज़ेह का सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने दिल्ली बार काउंसिल के सेक्रेटरी को मालूमात की अदम फराहमी की पैदाश में कमीशन के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी थी। इसकी अदम तकमील पर जुर्माना आयद किया गया है। इसके अलावा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सुषमा सिंह ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हिदायत दी कि वो इस मामले का जायजा लेते हुए अंदरूनी 2 हफ्ते कमीशन को रिपोर्ट पेश करें। 26 मई को नरेंद्र मोदी की हमरा पार्टी के 12 ता 18 वज़रा भी हलफ लेने का इम्कान है। फिर इसके बाद काबीना में होने वाली तोसी में मजीद कायदीन को वजारत फराहम की जाएगी। पार्टी हलकों की इत्तला के मुताबिक बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह भी नरेंद्र मोदी की काबीना में शामिल होने का इरादा रखते हैं। उन्हें वजारत दाखिला का कलमदान दिए जाने का इम्कान है, जबकि पार्टी के कौमी सदर के तौर पर किसी दूसरे कायद को मुंतखब किया जाएगा। दूसरी जानिब झारखंड से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने वाले करिया मुंडा को स्पीकर बनाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि बीजेपी के बानियों में शुमार किए जाने वाले सीनियर कायद एल के अडवाणी को पार्टी के कन्वीनर के ओहदे पर बरकरार रखने पर भी गौर किया जा रहा है। साबिक कर्नाटक चीफ मिनिस्टर और नौमंतखबा बीजेपी MP BS येदियुरप्पा ने नरेंद्र मोदी को लिखे गए खत में उन्हें मरकजी काबीना में शामिल करने की ख्वाहिश जाहिर की है। येदियुरप्पा ने मजीद लिखा है कि वह कर्नाटक में बीजेपी को मुस्तहकम करने पर अपनी तवज्जो मरकूज करेंगे। वाज़ेह है कि बीजेपी कायद ने हल्का लोकसभा शिमोगा से तकरीबन 4 लाख वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। साबिक BCCI चीफ एन श्रीनिवासन की जानिब से उन्हें दोबारा BCCI का सदर बरकरार रखने से मुताल्लिक दाखिल की गई दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। श्रीनिवासन ने उन्हें IPL की जिम्मेदारियों से हटकर BCCI की दीगर जिम्मेदारी अंजाम देने की दरख्वास्त की थी। वाज़ेह है कि मार्च 28 को सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन को BCCI की जिम्मेदारी से हटाते हुए उनकी जगह साबिका क्रिकेटर सुनील गावस्कर और शिवलाल यादव को BCCI की जिम्मेदारी सौंपी थी और इस मुकदमे की अगली सुनवाई माह सितंबर में मुकर्रर है। श्रीनिवासन ने अपनी दरख्वास्त में इस्तदलाल पेश किया कि BCCI के एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में उन्हें सदर मुंतखब किया गया। अदालत उज़्मा की जानिब से उन्हें इस जिम्मेदारी से बाज रखा गया, जिसकी वजह से उनकी साख अवाम में मुतासिर हो रही है।
पाकिस्तानी फौजियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ई हिंदुस्तानी चौकियों पर फिर एक बार फायरिंग की है। हिंदुस्तानी जवानों ने भी पाकिस्तानी फौजियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तानी फौजियों ने कृष्णा घाटी सेक्टर पर ऑटोमेटिक और छोटे गनों से फायरिंग की है। इस फायरिंग में किसी का जख्मी हलाक होने की कोई इत्तला नहीं है। वाज़ेह है कि 16 मई को भी पाकिस्तानी फौजियों ने इसी इलाके में वाक़ई हिंदुस्तानी चौकियों पर फायरिंग की थी। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान 10 से ज़ायद मरतबा सरहद पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। नाज़रीन, इख्तिताम से खबर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। आम इंतखाबात की तारीख साज कामयाबी पर नरेंद्र मोदी को बजरिए मकतूब सोनिया गांधी ने दी मुबारकबाद। बिहार में जनता दल यू की हुकूमत को तायद देने आरजेडी ने किया ऐलान। पार्टी कायद अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान। आनंदीबेन पटेल ने लिया वजीर आला गुजरात का हलफ। नरेंद्र मोदी के बशमूल बीजेपी के आला कायदीन ने हलफ बर्दारी तकरीब में की शिरकत। वज़ीर आला आसाम तरुण गोगोई का इस्तीफा सोनिया ने किया नामंजूर। 24 मई को पार्लियामेंट्री पार्टी इजलास में लिया जाएगा फैसला। और अहकामात की अदम तामील पर दिल्ली बार काउंसिल के सेक्रेटरी पर 25,000 रुपए का जुर्माना। अंदरून एक हफ्ता रिपोर्ट दाखिल करने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने दिया हुक्म। और नाज़रीन, इसी के साथ मुंसिफ टीवी का प्राइम टाइम का फिलहाल ही इख्तिताम होता है और हमें अब पूरी मुंसिफ टीम के साथ इजाज़त और देखते रहें मुंसिफ टीवी। खुदा हाफिज़।